हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और ये मिस इंटरप्रिटेशन मैंने देखा मदरसे के केस में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, माननीय जज साहब बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा एक बार ढूंढ के दिखाइए भारत के संविधान में कहीं मदरसा लिखा हो। मदरसा लिखा नहीं, इसके बावजूद मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे खुलते जा रहे, मदरसों को मान्यता मिल रही है। कुछ राज्यों में मदरसों के इमामों को, मदरसे के टीचरों को वेतन भी मिल रहा है, मदरसों की डिग्रियां भी वैलिड हो रही हैं, और भारत के संविधान में कहीं मदरसा लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि भारत में सभी लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझदार जजों ने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। रिलीजियस लिखा नहीं है, लिखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसकी गलत व्याख्या करके उसको रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दिया। जबकि भारत नहीं, पूरी दुनिया के मदरसे में क्या सिखाया जाता है ये सबको पता। एक मछली तालाब को गंदा नहीं कर सकती, लेकिन एक मदरसा पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। यह कड़वी सच्चाई है। इसके बावजूद मदरसे को मान्यता, मदरसे को सब कुछ, मदरसे को ये, मदरसे को वो। अच्छा, आर्टिकल 30 में एक माइनॉरिटी शब्द आया। माइनॉरिटी कौन है भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं। कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी न संविधान में लिखा है न कानून में लिखा है। 0.5%, 0.1%, 1%, 1.5%, 2%, कितने परसेंट वाला होगा माइनॉरिटी, कहीं नहीं लिखा। 1000 जिसकी संख्या है, कि 1 लाख जिसकी संख्या है, कि 5 लाख जिसकी संख्या है, कि 10 लाख जिसकी संख्या है, कितनी संख्या वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, कहीं नहीं लिखा। न संविधान में लिखा न कानून में लिखा। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के लिए वक्फ बोर्ड चल रहा है, माइनॉरिटी के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे मकान दिया जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे दुकान दिया जा रहा है, सब कुछ माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। कौन है माइनॉरिटी, भगवान जाने, किसी को नहीं पता। पिछले 10 सालों से मैं सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी को डिफाइन करवाने पे लगा हुआ हूं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, लेकिन कभी बीच में नहीं आ रहा है कि माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी कौन है इस पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा। न संसद में माइनॉरिटी कौन हो रहा है इस पे चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही। अलीगढ़ वाला केस आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, तो मैंने कहा साहब एक काम करो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है कि नहीं इसको बाद में डिफाइन करना, पहले ये बता दो माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी को राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे, माइनॉरिटी को परसेंटेज के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे या क्वांटिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। अरे माइनॉरिटी की संख्या सैकड़े में हो सकती है, और देश बड़ा है तो जिसकी संख्या कुछ हजार हो, चलो और देश बड़ा है तो माइनॉरिटी की संख्या जो कुछ लाख हो, जिसकी संख्या करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी कह सकते हैं क्या? जोर जोर से बोलिए जरा। लेकिन हो रहा है कि नहीं? इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, फिर भी आप लोग शांत होकर बैठे हुए, क्यों? क्योंकि बुरा मत मानना, आवाज उठाना पड़ेगा। अगर अधिवक्ता बंधु आवाज नहीं उठाएंगे, प्रोफेसर नहीं उठाएंगे, समझदार लोग नहीं उठाएंगे, जजेस नहीं उठाएंगे, पढ़े लिखे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? तो सबसे पहली आवश्यकता है, अगर देश को बचाना है आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद से, सबसे पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म करने की जरूरत है। मदरसा बंद करने की जरूरत है, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत है। भारत में पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। कृष्ण और सुदामा एक स्कूल में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? जोर से बताइए जरा। एक राज परिवार का लड़का, एक गरीब ब्राह्मण एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? आज की डेट में राज परिवार, मंत्री का बेटा, संतरी का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ता है क्या? राजा दशरथ, राज परिवार के राजकुमार, और सुमंत एक नाविक का बेटा, बोटमैन, एक साथ एक स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? बाद में सुमंत को उन्होंने अपना महामंत्री बना लिया, राजा दशरथ थे। भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम था, वन नेशन वन सिलेबस था, वन नेशन वन करिकुलम था। अब आप सोच रहे होंगे अच्छे कैसे हो सकता है? गुजरात की किताब, यूपी की किताब, बंगाल की किताब एक कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है।
अरे गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा। किताब का सिलेबस अलग अलग क्यों करना? सिलेबस और कंटेंट तो एक हो ही सकता है ना। लेकिन एजुकेशन माफियाओं ने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को हाईजैक कर लिया। बुरा मत मानना, भारत का एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत के लोग नहीं चला रहे, सरकार नहीं चलाती है। भारत का एजुकेशन सिस्टम कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया और एजुकेशन माफिया चलाते हैं। और उसका परिणाम यह है, आपका बेटा कितना भी टॉपर हो अपने क्लास का, जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा, ना उसका जेईई में सिलेक्शन होगा, ना नीट में सिलेक्शन होगा, ना एनडीए में सिलेक्शन होगा, ना क्लैट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा। आपको मजबूर होके या तो कोटा भेजना पड़ेगा या कर्नावती भेजना पड़ेगा, कहीं बढ़िया कोचिंग करानी पड़ेगी। मानिए जज साहब, आप कोचिंग करके जज बने थे क्या? लो, हमने बिना कोचिंग किए इंजीनियरिंग किया। मैं वकालत करने के पहले इंजीनियर था। 1980-90 के दशक तक कहां कोचिंग थी? कोई कोचिंग नहीं थी। आज की डेट में पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। तो अगर भारत में वास्तव में हम चाहते हैं ये बम ब्लास्ट बंद हो, तो सबसे पहले वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का एजुकेशन कितना स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। मैथ की किताब कॉमन हो सकती है, केमिस्ट्री की कॉमन हो सकती है, जूलॉजी की कॉमन हो सकती है, फिजिक्स की कॉमन हो सकती है, हिंदी की कॉमन हो सकती है, इंग्लिश की कॉमन हो सकती है, संस्कृत की कॉमन हो सकती है। बचा क्या? ऐसी कौन सी किताब है जो गुजरात में अलग पढ़ाई जानी चाहिए और बंगाल में अलग पढ़ाई जानी चाहिए, तमिलनाडु में अलग पढ़ाई जानी चाहिए? कौन सी किताब? कोई नहीं है। डिमांड करिए, देश को बचाना है, राम राज्य स्थापित करना है, तो जैसे भगवान राम के समय में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, वही भारत में लागू करना पड़ेगा। दूसरा, अब जज साहब ने तो फांसी दे दिया, पता नहीं उसमें से कितने लोगों को हाई कोर्ट से मानवाधिकार के नाम पे बेल मिल गई होगी। नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक रहा, फांसी टंग गए सारे, अभी टंगे नहीं। मतलब इस देश की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था को देखिए जरा। मानिए जज साहब बैठे हैं, बुरा ना माने, अधिवक्ता बंधु भी बुरा मत माने। इतनी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। एक व्यक्ति एयरफोर्स के 4 जवानों को मारता है कश्मीर में, एडमिट करता है कि मैंने मारा। जो 4 एयरफोर्स के जवान मारे गए, उनके परिवार कह रहे हैं कि यासीन मलिक ने हमारे पति को मारा। यासीन मलिक कह रहा है कि मैंने इन 4 को मारा। टीवी पे एडमिट कर रहा है। वो आज भी 1990 में मारा था, 2025 में 35 साल बाद भी अभी जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है। इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था दुनिया में कहीं हो सकती है क्या? एक व्यक्ति उदयपुर में कह रहा है मैंने मारा कन्हैया लाल को, खुद ही वीडियो बनाया। कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है कि हाँ इसने मारा, जिसने मारा वो कह रहा है मैंने मारा। वीडियो बनाया, वीडियो एफएसएल में गया, कंफर्म हो गया वीडियो असली है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम कह रहा है कि अब गवाहों के बयान होंगे, अब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तुम्हारा वीडियो गया भाड़ में, तुम्हारी एडमिशन गई भाड़ में। हाँ, हम तो पहले क्रॉस एग्जामिनेशन। क्यों भैया? अरे इतना सीधा सा खेल है। मारने वाला कह रहा है मारा, जिसका परिवार मारा गया वो कह रहा है मारा। करना क्या है उसका? और ज्यादा कंफर्म करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लो, टेस्ट करा के और कंफर्म कर लो। जो शिकायत कर रहा है उसका भी कर लो। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग सुनते ही लोगों की हवा उड़ जाती है। अरे 2 इंजेक्शन लगाना होता, केवल 2 इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन कोई जहरीला भी नहीं होता। जितना दोनों नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए इंजेक्शन लगता है, उससे ज्यादा तो हम गंदी हवा दिन भर में ले लेते हैं। उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन कारण हमारी शरीर बर्बाद हो रही है। तो फिर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। वो कह रहा है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। यहां सारे हमसे विद्वान लोग बैठे हैं। जब ये भारत का संविधान बना था, जब आर्टिकल 20 बना था, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था। ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। कहीं दूर दूर तक हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो झूठ को पकड़ेगी।
ये थी नहीं। आर्टिकल 20 में ये कहा गया कि भाई, आर्टिकल 20 आया किस लिए? आर्टिकल 20 इसलिए आया क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस वाले मार मार के अपना गुनाह कबूल करवा देते थे। तो संविधान के आर्टिकल 20 में कहा गया भैया देखो, पुलिस वाले मार मार के एडमिट न करवा ले, इसलिए उसका जो है खुद का माना नहीं जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कहा था कि नहीं, आप कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। अपने डेटा की सुरक्षा के लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज आईफोन यूज करते हैं। मेरा डेटा हैक ना हो जाए, मेरा फोन का कोई रिकॉर्ड हैक ना हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं? आईफोन। हर साल गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका जाते भी हैं, लेकिन वहां ये नहीं पता करते वहां कानून में चल क्या रहा है, वहां क्या क्या चल रहा है। दुनिया के कितने देशों ने नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बना दिया, लेकिन हमारे देश में 2010 में एक बैरियर डाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाला गया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और वो ऐसा बैरियर खड़ा कर दिया, उसी बैरियर को आतंकवादी यूज कर रहे हैं, उसी बैरियर को अलगाववादी यूज कर रहे हैं, उसी बैरियर को सारे यूज कर रहे हैं। जितने अलगाववादी, जिहादी, उन्मादी, पत्थरबाज, जितने भी देश विरोधी हैं, वो वही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर खड़े होते हैं। देखो जी, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराना आर्टिकल फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अच्छा, दिया किसने था? वो जजमेंट दिया था उस समय, बाद में सीजीआई हो गए, उस समय तो जज थे, जस्टिस बालाकृष्णन साहब ने। आप सुप्रीम कोर्ट में किसी पुराने वकील से पूछ लीजिए कि अब तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे भ्रष्ट जज कौन है, एक ही नाम सबसे पहले आएगा। किसका आएगा? जोर से बोलिए जरा। बालाकृष्णन। भारत के इतिहास के सबसे भ्रष्ट जज बालाकृष्णन। अब मुझे समझ में आ रहा है उन्होंने ये जजमेंट दिया क्यों होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि हाईकोर्ट के जजों के यहां भी नोटों में बोरी मिलती है, तो वो पहले उन्होंने फैसला दे दिया। उनको लगा अगर कहीं अलाउ कर दिया, कल को माननीय जजों का भी नार्को पॉलीग्राफ शुरू हो गया तब क्या होगा। अभी मार्च में पकड़ा गया था ना दिल्ली में, हाईकोर्ट के जज के यहाँ नोटों की बोरी पकड़ी गई थी, और अभी परसों पकड़ी गई मुंबई में 25 लाख रुपए फिर पकड़ा गया, तो पकड़ा जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार बचाने के लिए वो जजमेंट देके चले गए। वो जजमेंट आज तक ओवर रूल नहीं किया गया, क्योंकि 3 जजों का जजमेंट था। पार्लियामेंट ने ओवर रूल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया, जजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और उस पूरे के पूरे जजमेंट का फायदा कौन उठा रहा है? आतंकवादी उठा रहे हैं, अलगाववादी उठा रहे हैं, जिहादी उठा रहे हैं, उन्मादी उठा रहे हैं, धर्मांतरण कराने वाले उठा रहे हैं, घुसपैठी उठा रहे हैं, कन्हैया लाल के हत्यारे उस जजमेंट का फायदा उठा रहे हैं, कश्मीर में जिन्होंने नरसंहार किया उस जजमेंट का फायदा उठा रहे हैं, सारे उसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, अगर देश को बचाना है तो अब छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ेगा, अब थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर तबीयत खराब हो तो 2 टैबलेट 1 इंजेक्शन से काम हो जाता है। मामला थोड़ा और लंबा खिंच गया, अगर आपने समय पे उसका इलाज नहीं किया तो हो सकता है छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़े। और बीमारी अगर 3rd स्टेज पे हो गई, लास्ट स्टेज में, तब क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो छोटा ऑपरेशन करना होता है तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जहां यहां ऑपरेशन करना इतनी दूर शून्य कर देंगे, बाकी आदमी देखता रहेगा, सुनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो लोकल नहीं देते, पूरी बॉडी में देते हैं, पूरी बॉडी को ही बेहोश कर देते हैं। करते नहीं करते? कैंसर के ऑपरेशन में लोकल नहीं देते, क्या करते? पूरे बॉडी को दे देते हैं। क्यों? जिंदगी बचाना जरूरी है। अब आप ये बताओ, शून्य करने से घबराएंगे तो ऑपरेशन हो पाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। और ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बीमारी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बीमारी का एक स्वरूप होता है, जितना जल्दी आप उसका इलाज कर देंगे उतने कम मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप समय लगाएंगे, आप आंख बंद करके रखेंगे, वो बीमारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूं, जब डॉक्टर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इंस्पेक्टर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, हवलदार आतंकवादी, अच्छा इसका ट्रेंड भी था। पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी होते थे, थोड़ा लेवल बढ़ा, 8वीं पास वाले आतंकवादी बनने लग गए। थोड़ा और लेवल बढ़ा तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक आतंकवादी होने लग गए। थोड़ा और लेवल बढ़ा तो लेखपाल, कानूनगो, पटवारी, सिपाही, हवलदार, ऐसे लोग आतंकवादी बनने लग गए। अब लेवल एकदम हाई चला गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पीएचडी, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, इसके ऊपर अब कुछ बचा हुआ है क्या? जोर से बोलिए जरा। तो बीमारी अपने 4थे चरण में है कि नहीं? कैंसर 4थे चरण में है कि नहीं? ऐसे में ऐसी बीमारी का इलाज करने के लिए संविधान में एक आर्टिकल 355 है।
आर्टिकल 355 कहता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर बहुत ज्यादा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो सरकार को आर्टिकल 352 यूज करना चाहिए। और भारत में एक बार आर्टिकल 352 यूज हुआ है, लेकिन वो सत्ता बचाने की खातिर हुआ है, वो प्रधानमंत्री का पद बचाने की खातिर हुआ है, वो जनता के लिए नहीं हुआ है, राष्ट्र के लिए नहीं हुआ है, समाज के लिए नहीं हुआ है। और वो आर्टिकल 352 यूज हुआ था 1975 में, जिसको कहते हैं इमरजेंसी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, देश की स्थिति बहुत बदहाल हो चुकी है। लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बहुत बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद बहुत बढ़ता जा रहा है। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदलती जा रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर के जो 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। आर्टिकल 352 लगाइए, देश में साल 2 साल के लिए आपातकाल लगाइए। हमें नहीं चाहिए लोकतंत्र, हमें अपने सनातन को बचाना है, हमें अपने पीढ़ियों को बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। अरे अगर सत्ता के लिए इमरजेंसी लग सकती है तो राष्ट्र के लिए इमरजेंसी लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अगर प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए इमरजेंसी लग सकती है तो सनातन को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? एक बार इमरजेंसी लगाइए। ये जितनी संवैधानिक गड़बड़ियां हुई हैं, जितनी कानूनी गड़बड़ियां हुई हैं, जितनी लोकल और गड़बड़ियां हुई हैं, सबका इलाज करिए। एक बार प्यूरिफिकेशन कर दीजिए, अगले 25 साल तक के लिए भारत में शांति आ जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों की सुनने की क्षमता पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपके जयकारे में दम नहीं दिख रहा है हमको।